एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में दिवाली को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, क्या यूपीपीएससी आरओ का एग्जाम आने वाला है, फरवरी में एग्जाम होगा, तो एंजॉय करो, साथ में पढ़ाई भी करो, ठीक है। सारे लेक्चर्स लो और अपना रिविजन भी करते रहो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रस्तावना के बारे में। भारतीय प्रस्तावना क्या है, क्या भूमिका थी, उसमें कितने बार संशोधन किए गए, उसके सारे प्रावधानों को हम एक एक करके इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में प्रस्तावना से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलते स्टार्ट करते हैं हमारी भारतीय प्रस्तावना को। प्रीएम्बल, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रीएम्बल। ठीक है, देखो, जो हमारी भारत की प्रस्तावना है उसका जो विचार है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कहां से लिया गया है? उसका विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और इसकी जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, वो कहां से ली गई है? मतलब कॉन्सेप्ट तो हमें, कॉन्सेप्ट आइडिया तो हमें कहां से आ गया? अमेरिका से आ गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें, मतलब ये समझ लो आप 80% चीजें ना किसी कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड होके ही ली गई हैं। अब देखो, कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से ले लिया, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज है, यानी कि लिखने का तरीका है, वो हमने कहां से लिया है? लिखने का तरीका हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर है? इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि जो भारत की प्रस्तावना है वो कहां से इंस्पायर्ड है? इंस्पायर्ड का मतलब वो कहां से सोची गई है? वैसे तो आप कहेंगे कॉन्सेप्ट अमेरिका से है, जिसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अब इंस्पायर्ड कहां से? आपको याद होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो 5वीं बैठक हुई थी, कब? 13 दिसंबर 1946 को। उसमें जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ना, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वहीं से भारतीय जो प्रस्तावना है वो इंस्पायर्ड हुई। मतलब वही जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो आगे चलकर क्या बना? प्रस्तावना। क्या बना? प्रस्तावना। तो जो इंस्पायर्ड कहां से है? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब आप सोचेंगे, यहां पर मैं एक और क्वेश्चन बता देती हूँ, एक भूमिका बता देती हूँ। सबसे पहले आप ये समझो कि जो प्रस्तावना है वो क्या होती है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों रखा गया, ये भी एक क्वेश्चन आता है। तो देखो, आप कोई भी बुक पढ़ो, कोई भी बुक दुनिया की, तो उसके सबसे पहला जो पेज होता है ना, उसमें लिखा होता है क्या? 2 शब्द लिखे होते हैं, या लेखक के शब्दों में लिखा हुआ होता है, या फिर भूमिका लिखी हुई होती है, जिसमें क्या लिखा होता है? उसमें ये लिखा होता है कि जो पूरी किताब में आप आगे पढ़ने वाले हो ना, वो उसका जो सारांश होता है वो उस प्रस्तावना में, भूमिका में या लेखक के शब्दों में लिखा होता है। कि वो उस एक पेज में वो ये लिख देता है कि पूरी बुक में वो जो लेखक है वो क्या लिखने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारा संविधान लिखा गया, तो संविधान के अंदर जिन जिन चीजों का वर्णन किया गया, जो प्रावधान डाले गए, उनका एक संक्षिप्त रूप प्रस्तावना के रूप में रखा गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि प्रस्तावना क्यों है हमारे संविधान में और उसका मकसद क्या था रखने का। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखो, जो प्रस्तावना का जो पेज है, जो प्रस्तावना का जो पेज है ना, वो हमारे संविधान में एक जबलपुर के बहुत ही रेनाउंड चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे। कौन? बेहर राम मनोहर सिन्हा। इन्होंने क्या किया था? हमारे प्रस्तावना के पृष्ठ को डिजाइन किया था। और हमारी जो प्रीएम्बल है उसमें टोटल कितने वर्ड से? टोटल 84 वर्ड्स थे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके द्वारा जो प्रस्तावना में 3 शब्द है उनको और जोड़ा गया, और फिर टोटल कितने वर्ड्स हो गए? 87। क्लियर है? और जो भारत शब्द है उसको प्रस्तावना में कितने बार लिखा गया? कितने बार? 2 बार यूज किया गया। ठीक है, क्लियर है? ये हमारी प्रस्तावना है। देखो, जो भारत का जो संविधान है, एक सेकेंड, पेज ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा सा। जो हमारा भारत का संविधान है उसकी जो उद्देशिका है उसके बारे में कुछ चीजें और जान लो। कुछ चीजें क्या? कि जो इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है।
इसके बाद इसको राजनीतिक कुंडली कहा गया है। प्रस्तावना को संविधान की भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के.एम. मुंशी ने कहा है। और इसके अंदर आप, मैंने क्या बताया अभी आपको बताया कि इसके अंदर आप क्या दे सकते हैं कि पूरे संविधान में क्या लिखा हुआ है उसका संक्षिप्त रूप अगर प्रस्तावना है तो ये क्या है? पूरे संविधान का दर्शन है। एक पेज में आप पूरे संविधान को, भारत को, हर चीज को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। समझ में आया सभी को? चलते हैं, ये प्रस्तावना मैं आपको एक बार पढ़कर बता देती हूँ, पहले समझ लो फिर आपको पढ़ के बता देती हूँ। देखो ये है हमारी प्रियम्बल। इतना अगर आप डायग्राम समझ गए तो आप पूरी प्रियम्बल समझ जाओगे। ये डायग्राम समझना है बस आपको। देखो प्रियम्बल में बेसिकली 4 चीजों की बात की गई है। 4 चीजों की, कौन कौन सी 4 चीजों की बात की गई है? सबसे पहले शासन के स्रोत की, यानी कि सोर्सेज ऑफ द गवर्नेंस, इसकी बात की गई। शासन की प्रणाली बताई गई, यानी कि सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस बताया गया। उसके बाद उद्देश्य बताए गए हैं, आदर्श बताए गए हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हमारे संविधान के। प्रस्तावना में हमारे संविधान के उद्देश्य बताए गए। उसके बाद फिर आखिरी में लागू होने की तिथि बता दी गई है। देखो अब हम एक एक करके पूरी चीजों को समझते हैं, जिससे आपको इसी वीडियो में प्रस्तावना पूरी याद भी हो जाएगी, गारंटी है मेरी, बता रही हूं मैं। देखो शासन का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। जब प्रस्तावना ऐसी डिसाइड हो रही थी ना, लिखी जा रही थी, तो कई सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज रखे थे। क्या किसी ने कहा था कि हम संविधान सभा के लोग होना चाहिए, या हम संविधान सभा के भारत के लोग, इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट रखे। लेकिन आखिर में जाके क्या डिसाइड किया गया? आखिर में जाकर डिसाइड किया गया कि प्रस्तावना में क्या लिखा जाएगा? हम भारत के लोग, क्योंकि भारत के लोगों ने ही तो रिप्रेजेंट किया था उस टाइम पे केंद्रीय विधानसभा को, जिससे संविधान सभा बनी थी, जिसने हमारे भारत का क्या बनाया था? संविधान बनाया था। वो रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो थे हमारे भारत की जनता के। तो कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। सोर्स कौन है गवर्नेंस का? वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। अब हम शासन की प्रणाली देखेंगे। 5 शब्द लिखे गए इसमें, 5 शब्द लिखे गए। कौन कौन से? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। पूरे 5 शब्द हैं। अब देखो एक एक करके इनको थोड़ा सा इनके बारे में बात कर लेते। प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य जो भी निर्णय है वो खुद से लेगा। वो इंडिपेंडेंट है पूरी तरह से। जैसे हालांकि हम तो बड़े हो जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे डिसीजंस में भी कहीं ना कहीं हमारे फैमिली मेंबर्स का, सबके मिलकर डिसीजंस लेते हैं। वैसे लेकिन जो भारत है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। मतलब वो अपने अंदर के, राष्ट्र के अंदर जो भी होता है वो निर्णय, और बाहर के लोगों से किस किस से दोस्ती रखनी है, किससे मित्रता का व्यवहार, किस देश से मित्रता रखनी है, किस देश के साथ अच्छे व्यवहार नहीं रखने हैं, वो सब क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है भारत। इसका अर्थ ये है। ठीक है, इसके बाद अब देखो समाजवादी। समाजवादी मतलब जो भारत है वो सबसे पहले लोगों के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में। जो समाज है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। समाज को ध्यान में रखकर ही जो नियम कानून है वो बनाए जाएंगे। ये है समाजवादी का अर्थ। इसके बाद पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। एक चीज और है कि भारत में जो है क्या है? सकारात्मक पंथ निरपेक्षता है। 2 तरीके की होती है, सकारात्मक होती है, नकारात्मक। ये थोड़ी हाई लेवल की बात हो जाती है। जैसे फ्रांस में क्या है? नकारात्मक है। वहां पर क्या है कि अभिव्यक्ति और पंथ निरपेक्ष एक इस लेवल पर है कि उनको फर्क ही नहीं पड़ता है। वहां जाकर कोई भी अगर किसी भगवान की या फिर अल्लाह के बारे में, कोई मोहम्मद के बारे में गलत बोल देता है तो भी लोगों को उसको क्या समझते हैं? अभिव्यक्ति की आजादी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का कोई भले ही धर्म ना हो, लेकिन भारत में सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। इसको बोलते हैं सकारात्मक पंथ निरपेक्षता। समझ में आया? इसके बाद लोकतंत्रात्मक राज्य है भारत। लोकतंत्रात्मक का मतलब क्या? जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। मतलब जो हमारी लोकसभा में जो लोग आते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो भारत की जनता के द्वारा ही तो चुने जाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। फिर इसके बाद आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? कि जो हेड ऑफ द स्टेट है उसका इलेक्शन किया जाएगा। हमारे भारत में हेड ऑफ द स्टेट कौन है?
प्रेसिडेंट और उसका इलेक्शन किया जाता है। उसके लिए आर्टिकल 54 में एक निर्वाचक मंडल की बात की गई है। 55 में किसकी बात की गई कि निर्वाचन कैसे होगा। तो ये क्या है, गणराज्य है। ब्रिटेन में क्या हो, ब्रिटेन एक राजतंत्रात्मक है। कैसे, क्योंकि वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन होता है, राजा होता है, सम्राट होता है, वो तो वंशानुगत होता है, उसका इलेक्शन थोड़ी ना होता है। तो ये क्या है, शासन की प्रणाली। ये पांचों चीजें क्या है, शासन की प्रणाली। अब देखो, जो प्रस्तावना की आदर्श और उद्देश्य क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्या कि कितने प्रकार की न्याय है, कितने प्रकार की समानता है, और अगर आपको प्रकार पता है कितने प्रकार के, तो वो किस तरीके से दिए गए हैं, मतलब उनका सीक्वेंस क्या है, वो पूछा जाता है। कितने प्रकार की समानता है, क्या बंधुता है, ठीक है। तो भारत के संविधान जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय दिए गए, 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कैसे याद कर सकते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति जन्म होता है तो सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों को जानना स्टार्ट करता है, फिर परिवार के लोगों को जान जाता है, फिर वो स्कूल में जाता है, फिर स्कूल में जाने के बाद क्या करता है, वो दोस्त बनाता है। धीरे धीरे उसका सामाजिकरण होना स्टार्ट होता है। सामाजिकरण जब होना उसका स्टार्ट होता है, फिर जब वो बड़ा होता है, स्कूल कंप्लीट हो जाता है, फिर वो क्या, पैसे कमाने के बारे में सोचता है। तो पहले सामाजिक, फिर जब उसने पैसे कमाने के बारे में सोचा तो वो क्या हो गया, आर्थिक, फिर उसने पॉलिटिक्स जो चलती रहती है उसमें दिमाग लगाना स्टार्ट किया, तो फिर क्या हो गया, राजनीतिक। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद स्वतंत्रता, लिबर्टी। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई। एक बार फिर से रिपीट करो मेरे साथ, कौन सी स्वतंत्रता की बात की गई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। इसके बाद समानता, इक्वालिटी। कितने प्रकार की इक्वालिटी की बात की गई है, 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। कौन कौन सी, अवसर की समानता और किसकी, अवसर की समानता और किसकी बात की गई है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप बताना इस चीज को, 1 सेकेंड। और फिर उसके बाद बंधुता, इनके बारे में हमारे भारत के संविधान में बताया गया है, भारत की संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है। फिर लागू होने की तिथि, लागू होने की तिथि क्या है, 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006। तो इस जो पूरे डायग्राम में मैंने आपको बताया उसमें आपको क्या पता चल गया, पूरी प्रस्तावना आपको याद हो गई होगी। अब कैसे याद करेंगे, हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के साथ कितने प्रकार की प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अभी मैंने बताया था, आपने अगर कमेंट सेक्शन में लिख कर नहीं बताया हुआ तो मैंने आपको बता दिया। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, राष्ट्र की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता को बढ़ाने के लिए अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को हम क्या करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। ये है पूरी हमारी प्रस्तावना। मैंने जो समझाया उसमें आपको एक एक चीज याद हो गई होगी। हम भारत के लोग क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए कितने प्रकार के न्याय बताए, 3, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली क्या, बंधुता को बढ़ाने के लिए संविधान सभा में आज क्या 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। पूरी कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको पूरी प्रस्तावना है प्रियम्बल है वो याद हो गई होगी। इससे आपको एक भी क्वेश्चन अगर इसमें से इधर से पूछा जाएगा तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको चार्ट पूरा समझा दिया। इसके बाद देखो क्या एक क्वेश्चन आता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और
कितने बार संविधान संशोधन किया गया है प्रस्तावना में? 2 क्वेश्चन आते हैं। देखो सबसे पहले देखो कि प्रस्तावना संविधान, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या स्टार्टिंग से ही था? देखो जब हमारे संविधान सभा में प्रस्तावना पर डिस्कशन चल रहा था तब ये क्वेश्चन आया था कि इसको संविधान का भाग माना जाना चाहिए या फिर नहीं माना जाना चाहिए। तो संविधान सभा में तो भाई इस निष्कर्ष पे आए थे कि हाँ जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन जो बेरुवारी केस हुआ था 1960 में, फिर जो शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ का ये चारों जितने भी केस हुए हैं, इन सभी में क्या माना गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, ये माना गया। इसके बाद फिर जो चौथा केस जाकर हुआ, केशवानंद भारती का केस हुआ 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने किसकी बात की थी? बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी, जो कि हर बच्चे को पता है, हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता है, बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। इसके बाद एक और केस हुआ जो कि इंपॉर्टेंट है, एसआर बोम्बईवाद केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि संविधान, जो प्रस्तावना का एक एक शब्द है, एक एक शब्द जो मैंने आपको इधर बताया, जो प्रस्तावना का एक एक शब्द है, जितनी सारी चीजें, जितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, वो क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें किसी में भी कोई चेंज नहीं किया जा सकता। फिर एक क्वेश्चन आता है कि कितने बार संविधान संशोधन किया गया है प्रस्तावना में? सिर्फ एक बार। कितनी बार? सिर्फ एक बार संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें क्या किया गया? जिस संविधान संशोधन में क्या किया गया? समाजवादी, 3 शब्दों को जोड़ा गया उस संविधान संशोधन में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को 40 सेकेंड, कब हुआ? एक बार हुआ है 40 सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा क्या इन 3 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ये पहले नहीं थे। अगर पहले हम देखें तो पहले क्या था? पहले सिर्फ क्या था? प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज। इसको 42nd अमेंडमेंट में जोड़ा गया। और अगर यहाँ पर हम ये देखें, क्या यहाँ पर हम ये देखें तो यहाँ पर जो अखंडता और बंधुता है ये नहीं थी। तो इसको हम पहले कैसे पढ़ते थे? उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करने वाली, इसमें अखंडता शब्द नहीं था। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रस्तावना की एक एक चीज को मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अब यहाँ से अगर प्रस्तावना से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपका नहीं छूटेगा। अगर आपको एक बार और देख लेंगे तो आपके प्रस्तावना जो है वो एकदम टिप पर आ जाएगी, आप उसको कभी नहीं भूलेंगे और ना ही कोई क्वेश्चन छूटेगा आपसे। मैं आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। कंपटीशन नहीं बढ़ेगा, सबको आएगा। ठीक है, सबको, भारत के प्रत्येक नागरिक को क्या प्रस्तावना के बारे में पता होना चाहिए। अपने घर वालों को भी शेयर कर दो। ठीक है, और दिवाली को एंजॉय करो, बढ़िया तरीके से अपना त्योहार मनाओ। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। हैप्पी दिवाली।